नमस्कार दोस्तों, इंफ्राडोस्की के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं हरियाणा से, जहां पर दोस्तों लॉजिस्टिक फर्म सीसीआई ग्रुप हरियाणा में एक और लॉजिस्टिक पार्क को डेवलप करने जा रहा है और इसके लिए उन्होंने गुरुग्राम को शॉर्टलिस्ट किया है। दोस्तों लॉजिस्टिक पार्क स्पेसिफिकली सिलानी विलेज में बनकर तैयार होगा, जो फैला होगा 9.5 लाख स्क्वायर फीट के एरिया में। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, केएमपी एक्सप्रेसवे और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से डायरेक्टली कनेक्टेड होगा। FM2 ग्रेड फ्लोरिंग और क्रॉस डॉक लोडिंग बेस यहाँ पर सेटअप किए जाएंगे, जिसके चलते ई कॉमर्स, रिटेल, FMCG, ऑटोमोटिव और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सपोर्ट कर पाएगा। 227 करोड़ रुपए की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगी और एक बार जब ये तैयार हो जाता है तो 550 के आसपास जॉब्स यहाँ पर जनरेट हो पाएंगी। अगली दोस्तों अपडेट स्मार्टफोन प्रोडक्शन से रिलेटेड है, जहाँ पर दोस्तों फिनलैंड बेस्ड HMD ग्लोबल ने अनाउंस किया है कि वो भारत में अब D2M स्मार्टफोन्स भी मैन्युफैक्चर करेंगे और इसके लिए इंडियन स्टार्टअप स्ट्रीम टेक्नोलॉजीज के साथ में उन्होंने टाई अप अनाउंस किया है। दोस्तों D2M का मतलब डायरेक्ट टू मोबाइल है। ये एक टाइप के ऐसे स्मार्टफोन्स होंगे जहां पर OTT कंटेंट, लाइव टीवी, ऑडियो, वीडियो और इवन टेक्स्ट मैसेज का डायरेक्ट ट्रांसमिशन होगा, वो भी बिना इंटरनेट और वाईफाई कनेक्टिविटी के। यूजुअली हमने देखा होगा कि हमारे जो स्मार्टफोन्स होते हैं वहां पर हमें OTT कंटेंट या फिर वीडियो देखने के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी की जरूरत पड़ती है, लेकिन इन स्मार्टफोन्स में ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी। SL3000 चिप्स का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा, जो एक मेन कंपोनेंट है D2M टेक्नोलॉजी का। अभी लावा के साथ मिलकर इसको मैन्युफैक्चर करेंगे, देखते हैं कि कितना सक्सेसफुली हो पाता है। अगली दोस्तों अपडेट उत्तर प्रदेश से है, जहाँ पर दोस्तों यूपी सरकार यमुना रिवर के ऊपर सोलर बोर्ड्स को ऑपरेट करने जा रही है और इसको लेकर इनिशियली वृंदावन में काम स्टार्ट किया जाएगा। दोस्तों वैसे तो यूपी सरकार के द्वारा इस तरह के बहुत सारे प्लान्स यूपी की अलग अलग सिटीज के लिए बनाए गए हैं। अभी कुछ हफ्ते पहले इन्होंने अनाउंस किया था कि बुंदेलखंड से प्रयागराज के बीच वाटरवे को डेवलप करके यहाँ पर बोर्ड चलाई जाएंगी। अब यहाँ पर गोकुल से वृंदावन के बीच में इसको ऑपरेट करने की बात की गई है। ये सभी की सभी सोलर पावर बोर्ड्स होंगी, जिनको यूपी ब्रिज तीर्थ विकास परिषद और इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया दोनों मिलकर ऑपरेट करेंगे। पहले फेज में 22 किलोमीटर के आसपास का रूट डेवलप किया जाएगा, जिसमें 8 जेटीज होंगी। कुछ का कंस्ट्रक्शन यहाँ पर स्टार्ट भी हो गया है, जो मई एंड तक कंप्लीट भी हो जाएगा। 28.35 करोड़ रुपये यहाँ पर खर्च की जाएंगी और मोस्टली आपको 2-3 महीने के अंदर अंदर कुछ पोर्ट्स यहाँ पर ऑपरेट होती हुई दिखाई देंगी। अगली दोस्तों अपडेट गुजरात से है, जहाँ पर दोस्तों गुजरात की 2 और सिटीज में मेट्रो चलाने की बात अभी की जा रही है और इसको लेकर गुजरात मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने प्रपोजल भारत सरकार के पास में पहुंचा दिया है। दोस्तों बेसिकली यहाँ पर मैं वडोदरा और राजकोट मेट्रो की बात कर रहा हूँ। डिटेल में अगर आपको मैं बताऊँ तो वडोदरा में 40 किलोमीटर का मेट्रो कॉरिडोर डेवलप किया जाएगा 2 मेट्रो लाइन्स के साथ। GFSA इंडस्ट्रियल एरिया, वडोदरा एयरपोर्ट, अलकापुरी रेलवे स्टेशन, प्रोमिनेंट कमर्शियल सेंटर्स और इंडस्ट्रियल जोन यहाँ पर कनेक्ट हो पाएंगे। 11,000 करोड़ रुपये यहाँ पर खर्च करने की बात की गई है। सिमिलरली राजकोट मेट्रो में भी 2 मेट्रो लाइन्स बनाई जाएंगी टोटल 38 किलोमीटर की लेंथ की, जिसके चलते रेजिडेंशियल और कमर्शियल एरियाज के साथ साथ इंडस्ट्रियल एरियाज भी कनेक्ट हो पाएंगे। 10,000 करोड़ रुपये के आसपास यहाँ पर भी खर्च की जाएंगे। कुछ एरियाज ऐसे होंगे जहाँ पर अंडरग्राउंड सिटीज बनकर तैयार होंगी, जबकि इन दोनों सिटीज में मेट्रो मोस्टली एलिवेटेड होने वाली है। अभी DPR तो सरकार के पास में पहुंचा दी गई है, देखते हैं कब तक इसको अप्रूवल मिलती है। अगली दोस्तों अपडेट उड़ीसा से है, जहाँ पर दोस्तों कर्नाटक डेवलपमेंट अथॉरिटी ने काठजोड़ी रिवर बैंक डेवलपमेंट का प्लान अनवील कर दिया है और यहाँ पर वो काठजोड़ी को एक बड़ी रिक्रिएशनल स्पेस के रूप में डेवलप करेंगे। दोस्तों काठजोड़ी रिवर महानदी रिवर की एक डिस्ट्रीब्यूटरी मानी जाती है, जो मेनली कटक की तरफ फ्लो करती है। कटक डेवलपमेंट अथॉरिटी का काफी लंबे समय से प्लान था कि इसके रिवर बैंक को डेवलप करके रिक्रिएशनल स्पेसेस में कन्वर्ट कर दिया जाए और फाइनली अब इस प्रपोजल के साथ में वो आगे बढ़ रहे हैं। 200 एकड़ ऑफ लैंड यहाँ पर आइडेंटिफाई की गई है, जिसमें से 60% ऑफ द लैंड प्लांटेशन के लिए होगी, बाकी बची हुई जमीन रिक्रिएशनल फैसिलिटीज के लिए होगी, जैसे कि पार्क्स, ओपन जिम्स, प्लेग्राउंड्स, ऐसी कुछ चीजें यहाँ पर बनाई जाएंगी। ओवरऑल ये एक वाइब्रेंट स्पेस होगी लोगों के लिए। कटक डेवलपमेंट अथॉरिटी ने भी इसका प्रपोजल तैयार करके फाइनल अप्रूवल के लिए ओडिशा सरकार के पास में पहुंचा दिया है, देखते हैं कि कब तक इसकी अप्रूवल मिलती है। अगली दोस्तों अपडेट रिलायंस इंडस्ट्रीज से है, जो प्लान कर रहे हैं कि वो हायर इंडिया में स्टेक को खरीदेंगे और अगर ये डील साइन हो जाती है तो रिलायंस हमारे देश के कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर बन जाएगा। दोस्तों हायर एक चाइनीज कंपनी है जो भारत के कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी है। अच्छी खासी गुडविल अभी इनकी बन चुकी है, पर क्योंकि भारत सरकार ने चाइनीज कंपनीज को कह रखा है कि अगर वो भारत में काम करना चाहती हैं तो या तो वो इंडियन कंपनीज के साथ में पार्टनरशिप करें, जहाँ पर मेजोरिटी स्टेक इंडियन कंपनीज के पास में होगा, या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू उनका काम करवाएं। और क्योंकि हायर यहाँ से एग्जिट नहीं करना चाहती है, क्योंकि अच्छा खासा प्रॉफिट वो कमाते हैं, तो अभी वो कम्प्लीटली तैयार हैं 51% स्टेक देने के लिए, जो एक काफ़ी बड़ी डील होगी। यही कारण है कि देश की बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज, जिसमें रिलायंस भी इंक्लूडेड है, वो यहाँ पर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं स्टेक खरीदने के लिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारी कंपनीज यहाँ पर क्यू में हैं, देखते हैं कि कौन सी कंपनीज डील को साइन कर पाती है। अगले दोस्तों अपडेट पुणे से है, जहाँ पर दोस्तों महाराष्ट्र के डिप्टी CM के द्वारा पुणे के अंदर 2 नए बस डिपो को ओपन किया गया है और इसके थ्रू PMPL का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम और इम्प्रूव हो जाएगा। दोस्तों इनमें से एक बस डिपो चारहोल में बनकर तैयार हुआ है,
जो 60 बसेस को होस्ट करेगा, जबकि दूसरा मान लोकेलिटी में बनकर तैयार हुआ है जो 30 बसेस को होस्ट करेगा। इसके साथ साथ महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम के द्वारा ये भी अनाउंसमेंट की गई है कि अगले 1-2 साल के अंदर अंदर पीएमपीएल के बस ट्रांसपोर्ट के लिए 1500 के आसपास नई बसेस खरीदी जाएंगी, जिसमें से 500 सीएनजी बसेस होंगी, जबकि 1000 इलेक्ट्रिक बसेस होंगी और इसके लिए कुछ इनिशियल फंडिंग भी अप्रूव हो चुकी है। अगली दोस्तों अपडेट रिवर क्लीनिंग से है, जहाँ पर दोस्तों नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के अंतर्गत रिवर क्लीनिंग को लेकर एक और एक्शन प्लान अनवेल किया गया है एनएमसीजी बोर्ड के द्वारा, और इसके थ्रू गंगा के साथ साथ देश की मोस्ट ऑफ द जो बड़ी रिवर्स हैं उनकी क्लीनिंग के ऊपर भी फोकस किया जाएगा। दोस्तों एनएमसीजी के बारे में आप जानते हैं कि ये मोस्टली गंगा की क्लीनिंग के ऊपर ही काम करती है, लेकिन इस एक्शन प्लान में हमारे पूरे देश को कवर किया जाएगा। 145 के आसपास सिटीज यहाँ पर इंक्लूड की गई हैं, जिसमें आगरा, झांसी, पटना, देहरादून, रांची, हावड़ा, पुणे, नासिक, सूरत, चेन्नई, हैदराबाद ऐसी कुछ सिटीज आती हैं। अगर स्टेट वाइज ब्रेकअप दूं तो 14 सिटीज उत्तराखंड से, 25 यूपी से, 20 बिहार से, 14 झारखंड से, 32 वेस्ट बंगाल से और बाकी बची 40 सिटीज तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, उड़ीसा, राजस्थान इस तरह की बाकी स्टेट्स इंक्लूड की गई हैं। इन सब सिटीज के लिए एक डेडिकेटेड अर्बन रिवर मैनेजमेंट प्लान तैयार किया गया है, जिसमें सबसे पहले दिल्ली में प्लान इंप्लीमेंट किया जाएगा यमुना रिवर के ऊपर, और वो एक रोल मॉडल होगा दूसरी सिटीज के लिए। उसी मॉडल के ऊपर आपको दूसरी सिटीज में भी काम होता हुआ दिखाई देगा। अगली दोस्तों अपडेट शिप बिल्डिंग से है, जहां पर दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा मैरिटाइम डेवलपमेंट फंड को अप्रूवल दे दी गई है, और अब इसको लॉन्च करने के लिए उन्होंने ये प्रपोजल यूनियन कैबिनेट के सामने रख दिया है। दोस्तों बेसिकली इसी साल बजट के दौरान हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई थी कि 25,000 करोड़ रुपीस का मैरिटाइम डेवलपमेंट फंड देश में लॉन्च किया जाएगा शिप बिल्डिंग के लिए, और अब समय आ गया है कि इसको लॉन्च किया जाए, क्योंकि प्रीलिमिनरी वर्क्स यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। शिप बिल्डिंग में भारत सरकार सभी कंपनीज को देश में सपोर्ट करने वाली है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो या फिर वो पीएसयू हो। जितना भी पैसा वो कंपनी शिप बिल्डिंग के ऊपर खर्च करेंगी एक प्लान के अंतर्गत, उसको अगर सरकार अप्रूव कर देती है तो उसमें अराउंड 49% कंट्रीब्यूशन सरकार का होगा। फिलहाल 25,000 करोड़ रुपीस की प्रोविजन इसके लिए बनाई गई है। अगर रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है और आगे चलकर और प्रपोजल्स आते हैं तो इस बजट को और इंक्रीज किया जाएगा। सरकार को उम्मीद है कि इसके थ्रू 2030 तक हमें शिप बिल्डिंग में 1.5 लाख करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगी। अगली दोस्तों अपडेट पटना से है, जहां पर दोस्तों पटना यूनिवर्सिटी भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के मॉडल को फॉलो करने वाली है कंस्ट्रक्शन को लेकर, और अभी उन्होंने अनाउंस किया कि वो 2 सेपरेट कैंपसेस को सेटअप करेंगे। दोस्तों बेसिकली यहाँ पर नॉर्थ और साउथ कैंपस सेटअप करने की बात की गई है दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरह। साउथ कैंपस को लेकर मास्टर प्लान तैयार भी हो गया है और इसको बिहार के एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास में पहुंचा भी दिया गया है। सैदपुर में साउथ कैंपस बनकर तैयार होगा, ऑलमोस्ट मेन कैंपस से 4 किलोमीटर की दूरी पर, और दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरह ही एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स होगा, जहां पर 5 से 6 ग्राउंड प्लस 10 फ्लोर्स बिल्डिंग बनकर तैयार होंगी। टीचर्स और स्टाफ के अलावा 7,000 स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर अकोमोडेशन फैसिलिटी होगी। अराउंड 20 से 25 एकड़ एरिया में फैला होगा, जहाँ पर 750 करोड़ रुपीस खर्च किए जाएंगे। देखते हैं कब तक इसको अप्रूवल मिल पाती है। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट उत्तर प्रदेश से है, जहाँ पर दोस्तों यूपी सरकार स्टेट में अभी एक और इंडस्ट्रियल क्लस्टर को डेवलप करने जा रही है एनसीआर की तरह, और अभी कानपुर को फोकस करके इसको तैयार किया जाएगा। दोस्तों इससे पहले भी यूपी सरकार के द्वारा इस तरह का प्लान अनाउंस किया गया था लखनऊ स्टेट कैपिटल रीजन के फॉर्म में, जिसके अंतर्गत लखनऊ और उसके अगल बगल डिस्ट्रिक्ट्स को एनसीआर की तरह डेवलप किया जाना था। अब सेम मॉडल यहाँ पर कानपुर में भी इंप्लीमेंट किया जाएगा। कानपुर देहात, बांदा, फतेहपुर, जालौन, औरैया, हमीरपुर और कन्नौज, इन डिस्ट्रिक्ट्स को यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा, जिनको मिलाकर एक इंडस्ट्रियल क्लस्टर क्रिएट किया जाएगा एनसीआर की तरह, जहाँ पर कानपुर मेन मैग्नेट होगा। कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है इनिशियल प्लानिंग की, जिनका कहना है कि 20,000 स्क्वायर किलोमीटर से ऊपर का एरिया यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा। और दोस्तों ये कानपुर के लिए ज़रूरी भी था, क्योंकि कानपुर यूपी का एक बड़ा इंडस्ट्रियल रहा है पिछले कई दशकों से, लेकिन पिछले 2-3 दशकों में काफ़ी पीछे रह गया है, क्योंकि सरकार के द्वारा यहाँ पर कुछ फोकस किया नहीं गया है, और अब ये हमारे देश की जो टॉप इकोनॉमिक सिटीज़ है वहाँ पर आता भी नहीं है। होपफुली इस प्लान के चलते कानपुर की लॉस्ट ग्लोरी वापस आ पाएगी। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।